हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो देखिए DSSB TGT SST की एग्ज़ाम जो है आपकी 1 नवंबर से स्टार्ट है। सभी बच्चों ने अपने अपने एडमिट कार्ड निकलवा लिए होंगे। उनमें जो भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और अपनी एग्ज़ाम का सेंटर जो आपको, ऐसा नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम कल हो और आपको सेंटर ही नहीं पता, तो गूगल में डाल के अपना एग्ज़ाम सेंटर जरूर देख लीजिएगा कि आपसे कितना डिस्टेंस पे वो है। और जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं वो अपनी रहने की व्यवस्था वहाँ कर लीजिएगा। तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी आपको। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हमारे जो हैं वो बचते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम हमारा 1 तारीख को, किसी का 2 तारीख को ऐसे पेपर है, तो प्लीज़ आप ज्योग्राफी का भी एक मैराथन लगा दीजिए। डेफिनेटली आज ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक हमारे बचते हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। बाकी और भी टॉपिक बहुत सारे बच जाते हैं, पर वो आपने बोला मैम हम खुद कर लेंगे। तो हम जो आज इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक बचते हैं उनको कवर करेंगे। और सारे ही जो ये टॉपिक्स हैं ये मैंने लिए हैं आपके एनसीईआरटी से। 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसी के साथ में 9th क्लास की, 10th की, 11th की और 12th की, चारों एनसीईआरटीज को ही अब मैंने सोर्स माना है। वहीं से सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। और यही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को इजी लगते हैं और यही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को टफ लगते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के इक्के दुक्के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगा कि वो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, किसी को लगा टफ है। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। आप देखिए जो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जिसमें हम कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, बहुत सारे टॉपिक्स है। मैं हीट बजट उसमें दे रखा है ना। उसी के साथ में आपके ये सोलर रेडिएशन दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम सारे टॉपिक, प्रेशर हो गया, वर्ल्ड क्लाइमेट हो गया, ओशियन हो गए, तो सारे टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे। बाकी और भी बच जाते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम ये वाले टॉपिक आप और करवा दीजिएगा, तो वो भी आपको मैं करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वायुमंडल मुख्य रूप से किन 2 गैसों से बना है? देखिए हमारा वायुमंडल जो है मोस्टली, अगर सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है सभी को पता है 78% गैस जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। और उसके बाद नाइट्रोजन के बाद में 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो 2 गैसें मोस्टली अगर देखें तो एक आपकी नाइट्रोजन हो जाएगी, नाइट्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरी आपकी ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 1% गैस बचती है वो 1% अन्य गैसें होती हैं, जैसे आपकी ऑर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये सारी आती हैं। तो बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी को पता है कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन को समाहित करती है? तो वायुमंडल की समताप मंडल जो है वो आपके ओजोन परत को क्या करती है? समाहित करती है। मतलब समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लगभग अगर इसकी ऊंचाई देखिए तो 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है ये होती है। ओजोन परत करती क्या है? तो ओजोन जो है परत वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में आपके पाई जाती है। देखिए ये आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, कई बार सीक्वेंस ऐसे पूछ लिया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को कौन सी गैस सबसे अधिक अवशोषित करती है? हमने अभी देखा था कि ओजोन जो लेयर है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनको रोकती है, जिससे जीवों की सुरक्षा जो है वो होती है। तो यूवी रेज को आने से कौन रोकती है? आपकी ओजोन जो है वो आपकी ओजोन लेयर रोकती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत हमने सीक्वेंस अभी देखा था, सबसे नीचे आपके ट्रोपोस्फेयर थी, है ना। तो सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल हो जाएगी। ये अगर पृथ्वी की सतह से इसकी अगर देखें आपन ऊंचाई तो 8 से 18 किलोमीटर तक ये फैली हुई होती है। और इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? इसमें मौसम संबंधी घटनाएं जो भी घटित होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं।
अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा को जो है वो कहा जाता है आपके ट्रोपोपोज, है ना, क्षोभा विरोध कहा जाता है। यानी ट्रोपोपोज वह सीमा होती है जहां तापमान क्या होता है, तापमान गिरना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, वो ट्रोपोपोज वाली लेयर होती है। और ये समताप मंडल जो है फिर वहां से आरंभ हो जाता है। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर जो होती है वो आपकी क्षोभ विरोध या क्षोभ सीमा भी इसको बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो वो स्फेयर है, ये पोज है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो वायुमंडल की आयन मंडल जो है, आयनोस्फेयर जो है वो आपकी रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। यानी आयन मंडल में आयन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वजह से जो रेडियो तरंगे हैं वो आपकी परिवर्तित होंगी, जिससे क्या होगा, संचार जो है, हम देखते हैं ना टीवी वगैरह गाने सुनते हैं, तो वह संचार क्या हो जाएगा, संभव हो पाता है। किसकी वजह से, आयनोस्फेयर में ये सारी चीजें घटित होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार होती है ना। ग्रीन हाउस गैस जो है उससे आपकी क्या होती है, तापमान बढ़ता है ना। जैसे आपके CO2 हो गया, CH4 हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O हो गया, है ना। तो ये ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी से जो ऊष्मा विकिरण है उसमें ये फंस जाता है ना। जो भी ऊष्मा निकलते हैं ये इस विकिरण में फंस जाएगा, जिससे क्या होगा, तापमान टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा अगर ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य मंडल लगभग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। देखिए मध्य मंडल जो है वो आपकी, मध्य मंडल मतलब हमने देखा था ना मेसोस्फीयर था, मेसोस्फीयर जो है वो किसके ऊपर स्थित है, समताप मंडल के। और इसकी ऊंचाई अगर देखें तो इसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें तापमान से संबंधित अगर देखें तो इसमें तापमान ऊंचाई के साथ क्या होगा, घटेगा। किसमें, इसमें मेसोस्फीयर में। ठीक है, तो ध्यान में रखनी है, सारी परतें आपको याद होनी चाहिए। वायुमंडल की कौन सी परत अंतरिक्ष के सबसे निकट होती है। देखिए यही इजी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, फिर आपका नंबर क्यों नहीं आता, आपको यही क्वेश्चन इजी लगते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है। कई बार इजी क्वेश्चन को ही गलत करके आते हैं, टफ आता है उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है तो वो सही हो जाता है, और इजी को हम थोड़ा हल्के में ले लेते हैं कि हमें आता है, फिर आते आते भी गलत करके आ जाते हैं। तो हमेशा गलती इजी क्वेश्चन में ही होती है। तो इजी को प्लीज़ इजी वे में ना ले, है ना। तो उनको ध्यान से आपको पढ़ना है और उसको अच्छे से आपको आंसर करना है। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और उसमें जो जो चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो ध्यान से आपको पढ़ लेनी है। आपने इतनी तैयारी करी है तो प्लीज़ एग्ज़ाम में थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि कैसे क्या पेपर देना है। जो फर्स्ट टाइम जो पेपर दे रहा है उसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्लीज़ अच्छे से देना पेपर, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत अंतरिक्ष के सबसे निकट होती है। देखिए अंतरिक्ष के सबसे नीचे हमने देखा था क्षोभ मंडल है, सबसे ऊपर कौन सी है, एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है ये, जो कि धीरे धीरे फिर आगे जाकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है ये। तो एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल जो है वो सबसे अंतरिक्ष की सबसे निकट की परत मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति बनाने में सहायक होती है। ध्रुवीय ज्योति, देखिए ताप मंडल में जो सूर्य है, तो सूर्य से जो भी अवशोषित कण होते हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, टकराएंगे, है ना। टकराएंगे तो उससे क्या होगा, ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होगी। एरोरा ये पूछा जाता है ना, तो वो उत्पन्न होगी। तो ये कहाँ पर होती है, तापमंडल में, है ना। तापमंडल से ये ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी तापमंडल ध्रुवीय ज्योति बनाने में सहायक होता है। तापमंडल कैसे, क्योंकि तापमंडल में सूर्य से जो भी मतलब अवशोषित कण होते हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय कण से चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, और टकराने से वहां ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। तो ये आपके तापमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, प्रेशर और विंड, इनसे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र बहुत बार, ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ये यंत्र आपको याद अवश्य होने चाहिए। तो तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडल या किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, जब आपको फीवर होता है तो आप थर्मामीटर की यूज से पता करते हैं ना कितने डिग्री सेल्सियस है या कितने फ़ारेनहाइट है। दो उसके मापक होते हैं, फ़ारेनहाइट और एक आपके डिग्री सेल्सियस, है ना, तो दोनों का मापक अलग अलग होता है, तो थर्मामीटर होगा। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने का कारण क्या होता है? देखिए, तापमान और वायु दाब में दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है ना। तो ऊंचाई बढ़ने पर यदि तापमान घटेगा तो उस क्या होगा, तापमान आपके घटने का कारण क्या हो जाएगा? तापमान घटने का कारण है आपके घनत्व और दाब में क्या होगी, कमी होगी। इस वजह से ऊंचाई पर जो है वायु कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, वायु पतली होगी, जिससे कि वो क्या करेगी, ऊष्मा धारण कर लेगी, है ना। ऊष्मा धारण करने से उसकी क्षमता जो है वो भी कम हो जाती है और फिर तापमान आपका क्या होगा, घटेगा। तो ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने का कारण है घनत्व और दाब में कमी। अगला है, ऊंचाई के साथ तापमान सामान्यतः किस दर से घटता है? तो ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पर घटता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे नॉर्मल लैप रेट कहा जाता है, LAPS लैप्स रेट कहा जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट यानी हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर औसतन देखें तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो घटेगा। तो ये आपको यूनिट जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर औसत समुद्री तल दाब कितना होता है? देखिए, पृथ्वी पर औसत समुद्री तल दाब अगर देखें तो 1013.25 मिलीबार होता है। ये जो है वो मानक अगर देखें तो वायुमंडलीय दाब है और इसको किसको बैरोमीटर से नापा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको नापा किससे जाता है, बैरोमीटर से, और ये होता है 1013.25 मिली बार। तो ध्यान में रखना है आपको औसत समुद्री तल दाब कितना होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो हमने अभी देखा वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र आपका बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर जो है वो वायुमंडल के दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, ये सारे आपको जो हैं वो इसके मेजरमेंट के, वो आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दाब पट्टियां मुख्यतः किस कारण से बनती हैं? तो पृथ्वी पर दाब पट्टियां जो बनती है वो पृथ्वी की असमान ऊष्मा के कारण बनती है, यानी भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच में जो है वो तापमान में डिफरेंसेस पाए जाएंगे, है ना। यानी आपकी ध्रुवों पर टेम्परेचर जो है वो लो होगा, भूमध्य रेखा पर ज्यादा होगा। तो असमान तापमान वितरण के कारण जो है ये विभिन्न प्रकार की दाब पट्टियां पाई जाती हैं, जैसे उच्च दाब, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। तो ऐसे ये दाब पट्टियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर असमान ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। कौन सी पवनें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से लेकर भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली पवनें जो है वो ट्रेड विंड्स होती हैं। व्यापारिक पवनें होती हैं, ये 30 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ट्रेड विंड्स होती हैं जो आपकी उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। कोरियोलिस प्रभाव किस कारण उत्पन्न होता है? कोरियोलिस प्रभाव जो है वो हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, अब इसमें नहीं, पहले ज्योग्राफी की जो क्लासेस थी उसमें, कि कोरियोलिस बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अर्थ रोटेशन के कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो वस्तुएं हैं, जो पवनें हैं, उनकी दिशा क्या होती है, वस्तुएं पवनों की दिशा जो है वो मुड़ जाती है, और ये होता है आपके कोरियोलिस बल के कारण। अब ये आप जो है उसमें देखेंगे कि कोरियोलिस बल के कारण पवनों की दिशा कौन सी उसमें कैसे मुड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ। मैंने ट्रिक भी बताई थी, नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर आपको देखना है। पवन की गति मापने का यंत्र कौन सा है? बिल्कुल, मैं दोबारा आपको कह रही हूँ, ये यंत्र प्लीज याद कर लीजिएगा, कौन सा किससे यंत्र मापा जाता है। बैरोमीटर
बैरोमीटर हम देख चुके हैं, थर्मामीटर देख चुके हैं। अब आता है पवन की गति मापने का यंत्र जो है वो एनीमोमीटर होता है। एनीमोमीटर की जो यूज से हम पवन की गति को माप सकते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के निकट वह शांत क्षेत्र क्या कहलाता है जहां व्यापारिक पवनें चलती हैं। देखिए भूमध्य रेखा के निकट शांत जो क्षेत्र होता है या जो वहां पर दाब बहुत कम पाया जाता है ना। शांत क्षेत्र मतलब जो वायु दाब है वो बहुत ही कम पाया जाता है और हवाएं जो है वो फिर वहां आपस में मिलकर ऊपर उठने लगती हैं। तो वो वाला क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा के पास शांत क्षेत्र आपके डोलड्रम कहलाता है, जिसको डोलड्रम पेटी हम कहते हैं। आर्द्रता क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होती है, सभी को पता है आर्द्रता क्या वायु में धूल की मात्रा है या वायु में जलवाष्प की मात्रा है। बिल्कुल वायु में जलवाष्प की मात्रा ही आपकी क्या हो जाएगी, आर्द्रता हो जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी। यानी वायुमंडल में कितने जलवाष्प की मात्रा है और ये किस पर निर्भर करेगा, ये करेगा टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करता है आर्द्रता। ठीक है, तो गर्मियों में सभी को पता है कि अभी वो चिपचिपा मौसम है, तो उसमें वायुमंडल है उसमें तापमान के कारण जो है वो आपकी आर्द्रता बढ़ जाती है। तो ये जलवाष्प के कारण होता है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या होता है, तो देखिए आर्द्रता मापने का यंत्र आपको हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा यानी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर आपको ध्यान रखना है, नहीं याद हो तो आप लिख लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगला है, जब वायु पूर्ण रूप से संतृप्त होती है तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है। देखिए अगर वायु पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, यानी कि जब वायु में जलवाष्प जो है वो अधिक समा जाता है तो उससे सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो 100% तक हो जाती है ना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादलों के निर्माण की प्रक्रिया कौन सी है। देखिए बादलों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके कंडेंसेशन यानी संघनन कहलाता है। ठीक है, जब जलवाष्प ठंडी होकर सूक्ष्म जलकणों में क्या होता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित होगा तो उससे बादल बनेंगे और इससे फिर संघनन, इससे क्या वो होता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। तो ये आपका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बादल सामान्यतः साफ मौसम से संबंधित है। ये पीवाईक्यू में आप देख चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वह बादल जो साफ मौसम से संबंधित होता है वो आप क्या हो जाएगा, क्यूमुलस। ठीक है, क्यूमुलस जो है वो बादल फूले हुए, जैसे आप देखते हैं ना क्लाउड्स में वाइट वाइट से रुई के जैसे दिखाई देते हैं ना, तो वो एक तरीके से देखें तो साफ मौसम के संकेत होते हैं। तो वो आप क्यूमुलस कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि के गर्म होने के से किस प्रकार की वर्षा होती है। तो भूमि के गर्म होने से आपकी जो होती है वो संवहनात्मक वर्षा होती है। यानी भूमि गर्म होगी तो वायु क्या होगी, ऊपर उठेगी, है ना। ऊपर उठेगी तो ठंडी होकर संघनित होगी और इससे संवहनात्मक वर्षा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहाड़ों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। पहाड़ों के कारण होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। जब क्या होता है, पर्वतीय वर्षा इसको कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब वायु नम होती है, नम होकर वो क्या करेगी, पर्वत से टकराएगी और पर्वत से टकराकर फिर वो ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर वो ठंडी वायु से मिलेगी, ठंडी से मिलेगी तो ये वर्षा करेगी। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक रेन या फिर पर्वतीय वर्षा इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से किस प्रकार की वर्षा जुड़ी हुई है। तो पर्वतीय वर्षा हमने देखी, अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जुड़ी हुई वर्षा आपकी चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल हो जाएगा। चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो है वो होगा क्या कि निम्न दाब क्षेत्र से जो है वो हवाएं तेज हवाओं के साथ क्या करेगी, मिल जाएगी और ये भारी और निरंतर होती चली जाएगी, जिससे चक्रवात आने की संभावना, चक्रवाती वर्षा होने की संभावना हो जाती है। कौन से बादल ऊंचाई पर पंख जैसे होते हैं और बर्फ के क्रिस्टलों से बने होते हैं, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो वे बादल जो ऊंचाई पर कैसे होते हैं, पंख की जैसे फैदर की जैसे बने होते हैं और बर्फ के क्रिस्टलों से बने होते हैं, तो वो आपके क्या कहला जाते हैं, हम देख चुके हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू में, वो सीरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीरस बादल अगर देखें लगभग तो 6000 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई पर होते हैं और ये बर्फ की क्रिस्टल से बने हुए होते हैं।
सीरस क्लाउड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्षा मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो वर्षा मापने के लिए आपका यूज किया जाता है वर्षा मापी रेन गेज। ठीक है, रेन गेज से किसी भी क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा है उसको मापा जा सकता है, और इसको मापा किसमें? मिलीमीटर में। ठीक है, इतने मिलीमीटर जो है वो व्यक्त करता है इसमें कि ये इतने मिलीमीटर में बारिश हुई है, तो ये एक आपके क्या कहलाएगा? वर्षा मापक यानी रेन गेज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत आप बता सकते हैं 78% जो है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है, और उसके बाद में 1% जो बचती हैं वो अन्य गैसें आती हैं, जिसमें ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आ जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल की कौन सी गैस आवश्यक है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। आपको नहीं, पेड़ पौधे करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उनको जरूरत होती है पौधों को, तो वो CO2 का यूज करके जो है वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाने के लिए इसका यूज करते हैं ना, उसे ही क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो है वो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता इनको होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी वायुमंडलीय परत मौसम बनाने वाली परत कहलाती है? तो मैंने अभी आपको बताया था मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी उसमें पाई जाती हैं परत में? क्षोभ मंडल में हमने देखा था, ट्रोपोस्फेयर में, यानी सारी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा, तूफान, ये सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समताप और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा कौन सी होती है? हमने क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा देखी थी, क्षोभाविरोध था। अभी क्वेश्चन आया है समताप मंडल, ट्रोपोपोज देखी थी ना, उसी के बाद में अब आया है समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली जो सीमा है वो क्या कहलाएगी? तो देखते हैं ऑप्शन में, वो आपका समताप विरोध कहलाएगा, स्ट्रेटोपोज। ठीक है, तो स्ट्रेटोपोज सीमा जो है वो समताप मंडल वहां समाप्त हो जाती है, और मध्य मंडल जो है वहां पर मेसोस्फीयर जो है वो वहां पर स्टार्ट हो जाता है, तो ये बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत विद्युत अवशोषित कणों से भरपूर होती है? विद्युत अवशोषित जो कणों से भरपूर परत होती है वो आपकी आयनोस्फीयर होती है, आयन मंडल होती है। हमने देखा था उसमें आयन मंडल में आयन और इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, और ये ज्यादा पाए जाते हैं तो वहां जो रेडियो तरंगे हैं वो वहां से क्या होगी? परावर्तित होगी, तो आयनोस्फीयर में ऐसा होता है। कौन सी परत में अधिकांश उल्काएं यानी मीटियोर्स जलकर नष्ट हो जाती हैं? सभी को पता होगा मीटियोर्स क्या होते हैं। तो मीटियोर्स जो उल्काएं होती हैं ना वो जलकर क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ऊपर से आता हुआ जैसे टूटता तारा जिसको बोलते हैं ना, वो यही चीज होती है। ठीक है, तो उल्काएं या मीटियोर्स जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रवेश करते हैं वो करते हैं मध्य मंडल से। मध्य मंडल में क्या होगा? घर्षण होगा, घर्षण होगा तो वो जलकर क्या होगी? नष्ट होगी। तो ये अधिकांशतः नष्ट होती हैं आपकी मध्य मंडल में यानी मेसोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु का सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण किसने दिया था? देखिए, तापमान और वर्षा के आधार पर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, अलग से वीडियो प्रिपेयर किया है। कोपेन ने ऐसा कहा था। कोपेन ने जो है, जिनका पूरा नाम अगर देखें तो व्लादिमीर कोपेन था। व्लादिमीर कोपेन ने तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण विकसित किया था, तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु का प्रतीक कौन सा होता है? तो आज मैंने इनके अलग से क्वेश्चन लिए हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु अगर देखें, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु, तो ये AF प्रकार की जलवायु हो जाएगी। कोपेन ने ए मतलब आपको ट्रॉपिकल, हमने देखा था ना, ए का मतलब क्या था? ट्रॉपिकल, और एफ का मतलब था नो ड्राई सीजन। ठीक है, नो ड्राई सीजन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु AF प्रकार की हो जाएगी, यानी कि वर्ष भर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु वहां पर पाई जाएगी, तो AF प्रकार की जलवायु। अगला क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार भारत की थार मरुस्थल में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। थार मरुस्थल में हॉट डेजर्ट है, तो BWH जो है, B कैपिटल, W कैपिटल और H स्मॉल जो है, ये वाली जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ ये जो है वो अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु होती है। तो कोपेन के अनुसार थार डेजर्ट में जो है वो BWH यानी हॉट डेजर्ट वाली जलवायु जो है यहाँ पर पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका
दुनिया की जलवायु के अंतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, दुनिया में जलवायु चेंजेज होते हैं हर की में, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो जलवायु को चेंज करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? जलवायु डिफरेंसेस जो होते हैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या लैटिट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स हैं, टाइप ऑफ रॉक्स हैं, या ओशियन करंट्स है? देखिए, जो आपके टाइप ऑफ रॉक्स हैं क्या ये उत्तरदायी होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। हाँ, अक्षांश उत्तरदायी हैं, आपके एल्टीट्यूड्स भी उत्तरदायी हैं, ओशियन करंट्स भी उत्तरदायी हैं, उसी के साथ में आपकी जो वनस्पति है वो भी है, वायुदाब भी है। लेकिन हम अगर कहें कि जो भी शैल हैं, रॉक्स के प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, क्या ये इसमें उत्तरदायी है? बिल्कुल भी नहीं है। सौर ऊर्जा जो है वो क्या होता है? इंसुलेशन जो है वो क्या होता है? सौर ऊर्जा नहीं, सौर ऊष्मा है। सौर ऊष्मा क्या है? इंसुलेशन। ठीक है, तो सौर ऊष्मा वो होती है जहां पर सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है ना, वो इंसुलेशन होती है, सौर ऊष्मा होती है। ठीक है, यानी इंसुलेशन जो है वह सौर विकिरण है जो कि पृथ्वी की सतह पर क्या है? पहुंचती है और फिर ताप संतुलन को ये प्रभावित करती है। तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कई बार मैं ही यहाँ पर पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी हो जाता है, तो वो तो एग्जाम है आपकी। पृथ्वी पर प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? देखिए, पृथ्वी पर जो सौर विकिरण की मात्रा हमें प्राप्त होती है वो निर्भर करेगी हमारे अक्षांश पर, लैटिट्यूड्स पर जो है वो निर्भर करेगी, क्योंकि सूर्य की किरणों का कोण जो है अक्षांश के अनुसार क्या होता है? चेंज होता रहता है, जिससे कि आपकी टेम्परेचर, तापमान पर भी प्रभाव पड़ेगा और विकिरण की मात्रा में भी डिफरेंस आएगा। तो आपकी ये लैटिट्यूड की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं? बहुत बार पीवाईक्यू में भी करवा दिया, वैसे ज्योग्राफी के एमसीक्यू करवाए उनमें भी करवा दिया। 4 डेट मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाई थी, 21 मार्च 23 सितंबर और आपके 21 जून और 22 दिसंबर, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जानी चाहिए। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो आपके भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। भूमध्य रेखा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है और इन तिथियों को जो है इक्विनॉक्स कहा जाता है। आप ये ध्यान में रखिएगा, इक्विनॉक्स। ठीक है, जो ये 21 मार्च और 23 सितंबर वाली होती है। इक्विनॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस 2 दिनों में जो है वो, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो भूमध्य रेखा पर, ये हमारी अर्थ है और ये भूमध्य रेखा, इस पर अगर लंबवत चमकेगी तो दिन और रात की अवधि जो है वो बराबर होती है। तो इस वाली तिथियों को इक्विनॉक्स कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, और ये स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। आगत सौर विकिरण और निर्गत स्थलीय विकिरण के बीच संतुलन को क्या कहा जाता है? देखिए, आगत सौर विकिरण और निर्गत स्थलीय विकिरण के बीच संतुलन को ऊष्मा बजट यानी हीट बजट कहा जाता है। हीट बजट से मतलब क्या होता है? यानी पृथ्वी द्वारा प्राप्त और जो भी खोई हुई कुल ऊष्मा है उसका संतुलन जो है वो आपका हीट बजट होता है। तो ये आपकी हीट बजट कहलाता है, आगत सौर विकिरण और निर्गत स्थलीय विकिरण के बीच। किस सतह का परावर्तन अनुपात जो है वो सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक परावर्तन अनुपात जो है वो ताजी बर्फ का होता है। फ्रेश स्नो जो होती है उसका लगभग अगर सौर विकिरण देखें तो 80 से 90 सौर विकिरण जो है वो परावर्तित कर देती है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा आपकी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा परावर्तन अनुपात इसका हो जाएगा ताजी बर्फ का, फ्रेश स्नो का। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान देखते हैं ना, तो वैश्विक औसत तापमान है ना, तो वो आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड आता है ना, जो कि आपकी ऊष्मा संतुलन और ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? नियंत्रित रहता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं? तो मैंने आपको भी बताया था, ग्रीन हाउस गैसें CO2, CH4, N2O, आपके O3, H2O, H2O वेपर्स जो कि वाटर वेपर्स होते हैं ना वो। तो ये सारी गैसें जो है वो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा जो विकिरण है उनको रोककर तापमान बढ़ाने में योगदान देती है। ग्रीन हाउस का मतलब ये है कि तापमान का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये गैसें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। CO2, CH4 यहाँ लिख देती हूँ, CO2, CH4, उसी के साथ में N2
थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, CO2 CH4 N2O, उसी के साथ में आपकी O3 और H2O वेपर्स। ठीक है, तो ये आपके ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो कहलाती हैं। अगला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। वैश्विक ऊष्मीकरण में सबसे अधिक योगदान कौन सी मानवीय गतिविधि का है? देखिए, वैश्विक ऊष्मीकरण में सबसे अधिक जो योगदान होता है वो आपका वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण या फिर जीवाश्म ईंधन का जलना। बिल्कुल, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है वो आपकी क्या हो गई, वैश्विक ऊष्मीकरण होगा। जैसे ग्रीन हाउस गैस है वो ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से ये हमें देखने को मिलता है वैश्विक ऊष्मीकरण होता है, यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब जलाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस को बढ़ाने में प्रभावित है। तो राइट आंसर आपका सी इसका हो जाएगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों में कमी के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये जो था वो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो कि देशों ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसको किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस मैं सारी आपको बता चुकी हूँ। मीथेन है, उसी के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प या नाइट्रोजन। तो वाटर वेपर हमने देखा था, नाइट्रस ऑक्साइड देखा था ना, N2O, मीथेन भी देखी है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो आपकी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस में नहीं है, ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर नहीं होगा। चक्रवात के शांत केंद्र को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आपके दिया गया है चैप्टर उसमें सिलेबस में। ठीक है, तो चक्रवात का शांत केंद्र जो है वो आई कहलाती है, नेत्र कहलाता है, जहां दाब सबसे कम और हवाएं जो है वो कैसी होंगी, शांत होगी। तो शांत केंद्र आपके आई यानी नेत्र कहला जाएगा, चक्रवात का नेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी मैंने आपको बताया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका हैरिकेन हो जाएगा। उसी के बाद में अगर देखें हम टाइफून, है ना, एक साइक्लोन, तो ये सारे जो हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और इनका जो है सेम है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाता है। तो हैरिकेन इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो आपके क्या हो जाएगा, सौर विकिरण, नम हवा का संघनन या फिर आपकी घर्षणीय ऊष्मा, छोटा कर लेते हैं, या कोरियोलिस बल। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, तो आपके ये नम हवा का संघनन जो है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नम हवा का संघनन यानी कि कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्ट एयर। महासागर में देखिए जो नम हवा है वो क्या होती है, उठती है, और उठती है तो वो संघनित होकर फिर गुप्त ऊष्मा बनाती है, गुप्त ऊष्मा जो है वो छोड़ती है, और यही जो है वो चक्रवात को क्या करेगी, ऊर्जा देती है। तो नम हवा का संघनन जो है वो चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सामान्यतः व्यास कितना होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सामान्यतः व्यास 100 से 1000 किलोमीटर होता है ना, सामान्यतः देखते हैं तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका आपके कितना हो जाएगा, 300 से 800 किलोमीटर तक, और कभी कभी 1000 तक भी पहुंच जाता है नॉर्मली। तो राइट आंसर आपका 100 से 1000 के बीच में हम रख लेते हैं, क्योंकि जो वैसे अगर लगभग देखें तो 300 से 800 होता है और 1000 तक कभी कभी पहुंच जाता है। तो 100 से लेकर के 1000 तक इसका आपके क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का व्यास हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन में पवन किस दिशा में घूमती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी ये आपकी पवन घूमेगी, पवन की दिशा है वो घड़ी की दिशा में होती है। जैसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना,
तो ऐसे ही घड़ी की सुई की जैसे यहाँ 12 होता है फिर ऐसे ऐसे घूमती है ना। तो प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन जो है वो केंद्र पर क्या करेगा, उच्च दाब बनाएगा। उच्च दाब बनाएगा तो हवाएं जो है वो बाहर की ओर क्या होंगी, फैलेंगी, और बाहर की ओर फैलेंगी तो घड़ी की सुई की दिशा में जो है ये काम करेगी। तो राइट आंसर अब आप क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कैसा होता है। तो प्रति चक्रवात में वायु दाब है वो केंद्र पर कैसा होगा, उच्च वायु दाब होगा, और हवा फिर ऊपर से नीचे और बाहर की ओर जो है वो फैलती है। तो ये ध्यान में रखना है, एंटी साइक्लोन में केंद्र पर दाब जो है वो कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र नहीं है। तो अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र जो है आपका उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा के पास भारतीय महासागर। बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास में जो इंडियन ओशियन है, भारतीय महासागर है, वहां पर जो है वो आपकी ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है, यानी भूमध्य रेखा के पास जो है वो कोरियोलिस बल जो है वो शून्य हो जाता है, मोस्टली शून्य रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो चक्रवात नहीं बनते हैं। तो सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा भाग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। देखिए सबसे ज्यादा भारत का जो भाग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है वो आपका पूर्वी तट होता है ना, ईस्टर्न कोस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हम देख भी चुके हैं शायद ये क्वेश्चन, तो ये पहले तो इसका बी राइट आंसर। अब देखिए पूर्वी तट में क्या, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के किनारे अगर देखें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे जो हैं वो सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित करते हैं। तो पूर्वी तट पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। भारत में एक भीषण चक्रवात का उदाहरण कौन सा है। बहुत ही भीषण चक्रवात आया था और उदाहरण पूछा है तो पहला है आपका अम्फान 2020, नीलाम 12 या फाइलिन आपके क्या हो जाएगा, फाइलिन 2013 में। अम्फान 2020 में आया था, फाइलिन 2013 में आया था, नीलम जो है वो 2024 में आया था। तो सारे ही जो है आपके भारत के पूर्वी तट पर आए थे, ये बहुत ही भयंकर तूफान थे। तो तीनों ही राइट आंसर इसके हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्या पता इनकी पूछ ले कि कब आए थे, ठीक है। तो ये चक्रवात के नाम भी आपको याद रखने हैं। चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए चक्रवात में जो है वो निम्न दाब होता है, और निम्न दाब होगा तो हवा जो है वो भीतर की ओर जाएगी। यहाँ पर निम्न दाब होगा और हवा यहाँ भीतर की ओर जाएगी, है ना। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। वहीं इसके अपोजिट ये होता है, प्रति चक्रवात में केंद्र में कैसा होगा, उच्च दाब होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर होगा तो हवा बाहर की ओर जाएगी, इसमें अंदर की ओर आ रही है, लेकिन इसमें कैसी जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया। साइक्लोन में लो प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों पर बनता है। तो उष्णकटिबंधीय महासागरों पर बनने वाला जो चक्रवात है वो आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो गर्म समुद्री सतहों पर विकसित होता है। मोस्टली अगर देखिए टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक जो तापमान होता है वहां पर होता है। तो आपकी उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समशीतोष्ण चक्रवात को और किस नाम से जाना जाता है। समशीतोष्ण चक्रवात को जो है हम क्या बोलते हैं, मध्य अक्षांशीय चक्रवात कहते हैं, है ना। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन इसको कहा जाता है, और ये लगभग जो है वो 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मध्य अक्षांशीय चक्रवात कहा जाता है समशीतोष्ण चक्रवात को। समशीतोष्ण चक्रवात किस फ्रंट से संबंधित होते हैं। देखिए समशीतोष्ण चक्रवात है वो कौन सी फ्रंट होती है, कोल्ड फ्रंट होती है, वार्म फ्रंट होती है, या फिर अवरुद्ध फ्रंट होती है, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन है वो ठंडे और गर्म दोनों आपके फ्रंट से इनका विकास होता है। तो ये दोनों से मिलकर जो है ये आपके कौन सी फ्रंट बनाती है, समशीतोष्ण चक्रवात फ्रंट बनाती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दुनिया के किस क्षेत्र में समशीतोष्णीय चक्रवात अधिक सामान्य है? तो दुनिया के सबसे ज़्यादा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में जो है वो समशीतोष्णीय चक्रवात वो है सामान्यतः होते हैं। ये आप देखिए ये चक्रवात जो है ऐसे देखिए तो ठंडी और गर्म जो द्रव्य है ना उनके मिलने से होता है। तो मिड लैटिट्यूड कन्वर्जन जोन जो होता है ना वो इसी की वजह से बनता है। तो राइट आंसर आपका लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड रीजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्णीय चक्रवात के बीच सही अंतर बताता है? मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी आपकी अपनी सोच है, जैसा आपको सही लगे आप कीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी में से एक एक चीज़ ढूंढ के आपके निकाली है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप इतना मतलब कई बार ऐसे कमेंट कर देते हैं ना कि वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता, बट इट्स ओके, सब अपनी अपनी सोच है सबकी। मेरा पर्पज़ है आपको पढ़ाना, आपका पर्पज़ है किसी का अच्छे कमेंट करना, किसी का बुरा करना, सब अलग अलग टाइप के लोग छोड़ो। चलो आप स्टडी पे ध्यान दो। कौन से उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्णीय चक्रवातों के बीच सही अंतर को क्या करता है, दर्शाता है? देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो आपकी कहाँ पर होगा? मोस्टली अगर देखें तो महासागरों पर बनता है ना, जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्र। वहीं अगर देखें टेम्परेट साइक्लोन तो ये समुद्र में भी होते हैं, भूमि पर भी होते हैं, दोनों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो आपके अगर हम देखें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि ट्रॉपिकल ओवर ओशियन केवल महासागरों पर बनते हैं, ओवर ओशियन, और टेम्परेट जो है ओवर लैंड एंड सी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा भाग मुख्य रूप से समशीतोष्णीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होता है? पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित उत्तर भारत वाला क्षेत्र होता है। भूमध्य जो सागर है उससे चलकर उत्तर भारत में वर्षा और फिर उसके बाद हिमपात जो है ये कराते हैं। तो सबसे ज्यादा नॉर्दर्न जो इंडिया है वहां पर इनका प्रभाव होता है। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सर्वाधिक संख्या किस माह में होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सबसे ज्यादा संख्या होती है अप्रैल मई में। अप्रैल मई में जो है वो क्या होता है आपके ये आपके पूर्व मानसून होता है ना, जिसको पूर्व मानसून कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का प्राय होता है और फिर उत्तर मानसून यानी अक्टूबर नवंबर में जो है ये आते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या किस माह में होती है? शुरुआत देखिए संख्या देखें तो अप्रैल मई में, और फिर उत्तर मानसून देखें तो आपके ये पूर्व मानसून अप्रैल मई में, उत्तर मानसून अक्टूबर नवंबर में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी निम्नलिखित में से कौन सा तटीय राज्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे कम प्रभावित होता है? तो हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में देखे थे, तो सबसे कम प्रभावित कौन सा क्षेत्र जो है होता है वो होता है आपका गुजरात, है ना। ये सारे तो हमने देखे थे आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होते हैं, लेकिन गुजरात जो है वो आपके इससे बहुत कम प्रभावित होता है, क्योंकि ये अरब सागर में जो है वो ये अरब सागर की तरफ से, अरब सागर में चक्रवात बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा कम आते हैं। अगला है भारत में चक्रवातों की निगरानी कौन सी सरकार करती है? देखिए भारत में जो एजेंसी है आपकी साइक्लोन की निगरानी के लिए, वो एजेंसी है आपकी IMD, ठीक है। IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग जिसको बोलते हैं। अब तो आ गया समझ में। तो चक्रवातों की निगरानी जो है IMD करती है आपकी, ये चेतावनी जारी करती है कि अभी ऐसे ऐसे ही मौसम है, आपके पास सभी के पास मैसेज भी आते होंगे। तो IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, भारतीय मौसम विभाग जो है, इसकी निगरानी करती है चक्रवातों की। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो चक्र एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे पूर्वी घाट की तरफ, तो वहाँ पर जब साइक्लोन आने की संभावना होती है तो सभी के पास मैसेज डिलीवर्ड कर दिए जाते हैं ताकि वो अपनी व्यवस्था कर ले। चक्रवात और बवंडर में मुख्य डिफरेंस क्या है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोर्नेडो सबने सुना है, उसी को क्या बोलते हैं? बवंडर। चक्रवात, साइक्लोन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? देखिए चक्रवात जो है वो विशाल समुद्री प्रणाली होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कई 100 किलोमीटर तक फैलती है, जबकि जो टोर्नेडो है वो एक छोटे स्थानीय जो भंवर होते हैं ना, ऐसे घूम घूम के आता है ना, जैसे ऐसे बाबा सभी को पता है बवंडर का, सब देखते हैं। लोकल भाषा में अपन बवंडरी बोलते हैं ना, तो जो ये इसको बवंडर बोलते हैं, और छोटा सा होता है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, तो ये भूमि पर ही बनता है, समुद्र में इसका कोई वो नहीं है।
ठीक है। तो चक्रवात आपके जो हैं वो क्या होंगे, समुद्र में बनेंगे और फिर ये कई किलोमीटर तक फैलेंगे। तो हम देखते हैं पहला वाला ही सही हो जाता है अपना, है ना। चक्रवात समुद्र पर आते हैं, बवंडर भूमि पर बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। वाटर ओशियन देख लेते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा तो आपके कौन सा, पैसिफिक ओशियन। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे छोटा महासागर आपका हो जाएगा। ये सब जो है महासागर उथला महासागर भी होता है और जो उत्तरी ध्रुव है उसके चारों ओर जो है ये फैला है। तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागर के जल की लवणता को किस इकाई में मापा जाता है। देखिए महासागर में लवणता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसकी इकाई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो उसकी इकाई को मापने के लिए भाग प्रति हजार का यूज किया जाता है, यानी लवणता को पीपीटी में मापा जाता है। पीपीटी यानी पार्ट्स पर 1000, ठीक है। पीपीटी का मतलब आप किसी को शायद नहीं पता होगा, पीपीटी में मापा जाता है। इसके साइन अगर देखें तो यहाँ एक ऐसे जैसे प्रतिशत लगाते हैं ना, वैसे 0 और यहाँ 2 होते हैं, ठीक है। तो ये पीपीटी का साइन होता है, आप ध्यान में रखिएगा। पीपीटी का साइन पार्ट्स पर 1000 यानी कि आपकी भाग प्रति हजार में जो है वो लवणता को मापा जाता है। जैसे कि हम देखें उदाहरण के तौर पर कि आपके 1000 ग्राम जल में जो है आपका 1000 ग्राम जल है, ठीक है। जल कितने ग्राम है, 1000 है। और इसमें लवणता अगर मापे तो जो 15 ग्राम ये लवणता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 35 पीपीटी, ठीक है। तो ये आपके पीपीटी में मापा जाता है, ध्यान में रखिएगा। फुल फॉर्म भी क्या पता पूछ ले, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। महासागर के जल की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आपके उद्वेलन, ठीक है। अपवेलिंग कहा जाता है, यानी उद्वेलन के द्वारा जो आपके गहरे ठंडे जल है वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। और ऊपर उठेगा तो सतही जल का जो है वो इसके नीचे जाना संभव हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर उठेगा तो वो सतही जल नीचे आएगा, जिससे पोषक तत्व जो है वो सतह पर क्या होते हैं, आते रहते हैं। सभी देखते हैं ना, तैरते हैं, तो वो उद्वेलन होता है। महासागरीय जल की ऊर्ध्वाधर गति को उद्वेलन कहा जाता है। कौन सी महासागरीय धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहती है। महासागरीय धाराएं भी मैंने आपको करवा दी हैं। तो हम्बोल्ट या पेरू की धारा सबको मैंने बताई थी, जो कि ठंडी जलधारा है, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहने वाली महासागरीय धारा है, ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट, या फिर इसको पेरू की धारा भी कहा जाता है। और ये इसलिए बार बार पूछी जा रही क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे अधिक लवणता किस क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे अधिक लवणता जो है वो पाई जाती है आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वहां पर सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, क्योंकि वहां वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होती है। इस वजह से, वर्षा कम होने की वजह से वहां लवणता जो है वो अधिक पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं तो कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं, ये सन है, ये अर्थ है, और ये आपका क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं, तो वहां पर जो आता है वो आपका बसंत ज्वार आता है, स्प्रिंग टाइड आता है। और ये आपका जो है वो तीव्र गति से आता है, जिसको बहुत मतलब होता है ऊंचा ज्वार कहते हैं ना, जिसको हाई आपके हाई टाइड, ठीक है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के समय ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जिसमें कि ऊंचा ज्वार आता है, और जिसको बसंत ज्वार, स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। तो उच्च ज्वार भी आए तो भी आपको राइट आंसर कर देना है, और वहीं आपका जो है वो बसंत ज्वार आए तो बसंत ज्वार कर दीजिएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महासागरीय धारा पश्चिमी यूरोप के मौसम को गर्म बनाती है। तो पश्चिमी यूरोप के मौसम को गर्म एक ही धारा आपकी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, एक उष्ण धारा है, ठीक है, और जो कि कहाँ से, मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर फिर यूरोप के तट को क्या करती है, गर्म रखती है। तो यूरोप के पश्चिमी यूरोप को मौसम को गर्म रखने वाली धारा आपकी गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की गति मुख्यतः किस कारण से होती है। देखिए महासागरीय धाराओं की जो गति है वो आपकी किस वजह से होगी, ये होगी आपकी ग्रह पवनों की वजह से, है ना।
ग्रह पवने जैसे ट्रेंड विंड सो हमने अभी देखे थे, व्यापारिक पवने वेस्टर्लीज हो गई। तो इन महासागरीय धाराओं की दिशा की वजह से जो प्रवाह है वो क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। तो महासागरीय धाराओं की गति मुख्यतः किस कारण, ग्रह पवनों के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय धारा है। उष्णकटिबंधीय धारा जो है वो आपकी वॉर्म करंट, ठीक है, तो वो कौन सी, ब्राजील करंट जो है वो आपकी उष्णकटिबंधीय धारा मानी जाती है। और कहाँ की, दक्षिणी अटलांटिक की। कहाँ की धाराएं आपको याद रखनी है, मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ब्राजील की धारा जो है वो आपकी उष्ण महासागरीय धारा यानी वार्म करंट है, और ये आपकी दक्षिणी अटलांटिक की एक धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक ज्वार भाटा किस महासागर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ज्वार भाटा जो आता है वो आपका अटलांटिक ओशियन में आता है ना, सबसे ज्यादा। कौन से ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, क्योंकि वहां जो तट रेखा है वो कैसी संकीर्ण है और जो जल का ग्रहण है वो भी सीमित है, जिसकी वजह से ज्वार का प्रभाव वहां ज्यादा दिखाई देता है ना। जो आपकी फंडी की खाड़ी सबने सुना है ना, तो फंडी की खाड़ी में सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं और वो अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो का संबंध किससे है। अल नीनो से भी बहुत पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अल नीनो, ला नीनो। तो अल नीनो का संबंध जो है वो आपके प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है अल नीनो, जहां पर प्रशांत महासागर के जो पूर्वी भाग हैं वहां समुद्र का तापमान जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, जिससे कि वैश्विक जलवायु पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा अल नीनो है। अब आ गई हमारी ला नीनो। अल नीनो, ला नीनो से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ला नीनो जो है वो असामान्य ठंडापन देती है ये धारा, और ये जो है वो आपके अल नीनो के ठीक विपरीत होती है, और ये भी प्रशांत महासागर के का जो जल है वो सामान्य से भी ज्यादा क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। लाल नीनो ने गर्म कर दिया ज्यादा, लेकिन अल नीनो ने ज्यादा गर्म कर दिया, ला नीनो जो है वो ठंडा कर देती है। तो दोनों प्रशांत महासागर की है, ये असामान्य ठंडापन दे देती है। कोरियोलिस बल महासागरीय धाराओं को किस दिशा में मोड़ता है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कोरियोलिस बल जो है वो आपकी महासागरीय धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, यही तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। यहाँ द है, द मतलब दक्षिण बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, हमने देखा था, और ये जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी जो धाराएं हैं उनको अपनी दाईं तरफ मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मोड़ देता है। तो दोनों में ये आपको एक ट्रिक कह लो चाहे कुछ भी कह लो। तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, दोनों द ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये अगर हम कहें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, यहाँ बाईं ओर आ गया और यहाँ दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध बाईं ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागर की किस परत में सर्वाधिक समुद्री जीवन पाया जाता है। कौन सी परत है। तो वो आपकी सरफेस लेयर जो है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। सतही परतें में हमने देखा था, सतही परत में जो सूर्य का प्रकाश है ना, तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है और उसी के साथ में ऑक्सीजन भी मिलता है। तो अधिकांश समुद्री जीव जो है वो सतही परत यानी सरफेस लेयर पे ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो विभिन्न तापमान वाले जलखंडों के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दो विभिन्न तापमान वाले जलखंडों के बीच की सीमा को जो कहा जाता है वो आपके थर्मोक्लाइन कहा जाता है। थर्मोक्लाइन वो परत होती है जहां तापमान क्या करेगा, गहराई के साथ तेजी से कैसा घटता जाएगा, और सतह और ज्यादा गहरी होती जाएगी तो परतों जो है वो अलग अलग इनका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा। तो ये थर्मोक्लाइन के द्वारा होता है, यानी तापमान जो जलखंडों के बीच की सीमा को आपकी होती है वो आपकी थर्मोक्लाइन होती है। किस महासागर में सबसे अधिक गहरी खाइयां पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा गहरी खाई आपके पैसिफिक ओशियन में पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई कौन सी खाई, सभी को पता है, मैरियाना ट्रेंच जो है, मैरियाना गर्त है, वो सबसे गहरी खाई है और वो आपकी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब यहाँ मैरियाना ट्रेंच पूछ लेते, सब आंसर कर देते। पूछा सबसे गहरी खाई कौन सी है, सब बता दे। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन पूछा है सबसे गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं पैसिफिक ओशियन में। और अच्छा, जो आपकी मैरियाना ट्रेंच उसकी गहराई अगर देखें तो 11,000 मीटर के लगभग है ना, तो ध्यान में रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, उष्ण और शीत महासागरीय धाराओं की गति का प्रभाव किस पर पड़ता है। देखिए उष्ण और शीत महासागरीय धाराओं की गति का प्रभाव जो है वो तापमान
वर्षा, जलवायु सभी पर पड़ता है। बिल्कुल जो महासागरीय धाराएं हैं वो किसी क्षेत्र के तापमान को, वहाँ वर्षा को, जलवायु को, सभी को प्रभावित करती है। तो जैसे आपने देखा था ना गल्फ स्ट्रीम यूरोप को क्या रखती है, गर्म रखती है। तो सारी ही जो महासागरीय धाराएं हैं उसका टेम्परेचर, वर्षा, जलवायु सभी जो है वो प्रभावित करती हैं। महासागरीय लवणता किन कारणों से बढ़ती है, हमने देखा था लवणता को पीपीटी में मापा जाता है और ये किस कारण बढ़ती है, इवेपोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से जल की मात्रा क्या होगी, घटेगी और जल की मात्रा घटेगी तो लवणता बढ़ेगी। तो ये मोस्टली जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर होगी। तो ये इवेपोरेशन की वजह से लवणता जो है वो बढ़ेगी। लवणता बढ़ेगी क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से जो जल के कण वो ऊपर उड़ जाते हैं और उनकी मात्रा जो है वो घट जाती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला दे रखा आपका गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, उष्ण धारा है। ओयाशियो जो है वो शीत धारा है। अगला है आपका लेब्राडोर वार्म करंट, बिल्कुल लेब्राडोर गर्म जलधारा नहीं, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, शीत जलधारा है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो कि आपके जो अटलांटिक वाले क्षेत्र है वहां पर ये बहती है। तो लेब्राडोर ठंडी धारा है, गर्म नहीं है। बाकी सारी आपकी सही है। कैनारी भी आपकी ठंडी जलधारा है, ओयाशियो भी आपकी ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम तो हमने देखा ही है गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्वों से भरपूर जल को सतह पर लाती है? तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? उद्वेलन कहलाएगी। हमने अभी देखा था उद्वेलन से गहराई से जो ठंडा और पोषक तत्व है वो जल की सतह पर आते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्री जीवन है उनको पोषण प्राप्त हो पाता है। तो ये आपका अपवेलिंग कहलाता है। अगला है महासागरीय जल का घनत्व मुख्यतः किन पर निर्भर करता है? तो महासागरीय जल का घनत्व तापमान और लवणता पर निर्भर करता है। यानी कि तापमान कम होने पर और लवणता बढ़ने से जो है वो महासागरीय जल का घनत्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारगैसो सागर जो है वो आपके अटलांटिक ओशियन में स्थित है। सारगैसो सागर जो है वो होता क्या है? तो ये कहाँ पर है? सारगैसो सागर आपके अटलांटिक ओशियन में है। देखिए ये जो गर्म जो धारा है वहां से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जहां पर आपके ये सारगैसम नामक एक शैवाल जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सारगैसो सागर इसको बोलते हैं क्योंकि वहां शैवाल होता है वो, क्योंकि अटलांटिक महासागर हमने देखा था मोस्टली गर्म धाराओं से घिरा हुआ है, तो इस वजह से वहां पर जो है वो सारगैसो सागर, सारगैसो जीव शैवाल पाया जाता है। कौन सा ज्वार एक दिन में एक बार आता है? देखिए एक दिन में एक बार जो ज्वार आता है वो दैनिक ज्वार कहलाता है आपका। ठीक है, दैनिक ज्वार एक उच्च और निम्न ज्वार जो है वो प्रतिदिन आता है। एक उच्च ज्वार आएगा, एक निम्न ज्वार होगा। मोस्टली अगर देखिए कहाँ पर, तो मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, तो दैनिक ज्वार मोस्टली कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। महासागर की 36 गति को क्या कहा जाता है? महासागर की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको करंट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं जो है वो जल की जो आपकी 36 गति है उसको दर्शाते हैं, दीर्घकालीन 36 गति को, जो आपके टेम्परेचर को और पवन को से टेम्परेचर से और पवन से दोनों से प्रभावित होती हैं, हमने देखा था। तो आपकी महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो होती हैं 36 गति को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी धारा आपके अंटार्कटिक सर्क्यूम्पोलर करंट जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो आपकी अटलांटिक सर्कपोलर धारा जो है वो आपके कहाँ पर हो जाएगी? अटलांटिक उसके महासागर के चारों ओर। ठीक है, तो अंटार्कटिका के चारों ओर बिना किसी स्थलीय अवरोध के लगातार क्या होती है? बहती रहती है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी धारा इसको बोलते हैं ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर। इस कौन सी धारा? अंटार्कटिक सर्कोपोलर करंट। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी उष्ण धारा न्यू फाउंडलैंड के पास शीत लेब्राडोर धारा में मिलती? हमने देखा था लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। कौन सी उष्ण धारा न्यू फाउंडलैंड के पास जो लेब्राडोर की धारा है उसमें मिल जाती है? तो हमने वो कौन सी धारा? गल्फ स्ट्रीम धारा देखी थी। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो उष्ण धारा है, मतलब गर्म है, और ये न्यू फाउंडलैंड के पास में जाकर लेब्राडोर में मिल जाती है। और जिससे क्या होता है वहां पर धुंध जो देखते हैं ना,
धुंध वहां देखने को मिलती है, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं। तो ये और ये मिलती कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड के पास। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महासागर की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो महासागर की लवणता को प्रभावित जो आपका हमने वाष्पीकरण देखा, वर्षा देखा, महासागर की गहराई या नदी का जल का प्रवाह। महासागर की गहराई जो है वो लवणता को प्रभावित नहीं करता है, इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। जल ये आपके वाष्पीकरण का पड़ता है, वर्षा का पड़ता है, नदी के जल का प्रभाव भी पड़ता है। महासागर की गहराई में प्रति 100 मीटर तापमान में औसतन कितनी कमी आती है? हमने देखा था प्रति 100 मीटर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है वो कमी आती है, यानी 100 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान जो है वो घटता है। तो ये विशेषकर वैसे देखें तो क्षेत्र के अनुसार होता है। ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागर की वह समतल तलहटी जो महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय पर्वतमाला के बीच होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपके गह्वर मैदान। ठीक है, यानी गह्वर मैदान जो है वो महासागर का सबसे समतल भाग होता है, जहां तलछट की मोटी परत वहां जमा होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय संसाधनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, महासागरों के संसाधन में अगर देखें तो आपके पहला है, महासागर खनिज, भोजन, ऊर्जा संसाधन प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। महासागर जो है वो परिवहन के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। यहाँ से तो पोर्ट्स होते हैं, वहां से तो ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला ही हमारा जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ने की नीचे हम राइट आंसर हमको मिल गया है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी महासागर जो है वो मानव जीवन के लिए सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत सारे संसाधन, जैसे हमें नमक देता है खनिज के रूप में, मछली प्राप्त होती है, तेल निकलता है, गैस, जलवायु संतुलन, सारी चीजों के लिए प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब बायोस्फीयर से क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जीव मंडल क्या है ना? व्हाट इज द बायोस्फीयर? तो देखिए, जीव मंडल जो है वो आपकी क्या चट्टान वायु की परत है, क्या चट्टानों की परत है, या पृथ्वी का वह भाग जहां पर आपके जीवन पाया जाता है, या फिर जल की परत है? तो सभी को पता है जीवमंडल वो जगह होती है, वो होता है जीवमंडल जहाँ पर जीवन पाया जाता है, यानी पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर वायु, जल, सभी चीज़ें हैं हमें प्राप्त होती हैं। तो जो कि एक दूसरे से मिलकर बनती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, और उसी के द्वारा जो है एक दूसरे से मिलकर जो जीवन बनता है उसका निर्माण होता है, वही आपका जीवमंडल होता है। जैसे हम किस पर, प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति हमारे ऊपर निर्भर है, जीव जंतु हमारे ऊपर निर्भर है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो यानी जीवमंडल जहाँ पर कोई भी प्राणी या कोई भी चीज जो कि एक दूसरे पर निर्भर होती है, वही आपका जीवमंडल होता है। तो पृथ्वी का वह भाग जहां पर आपका जीवन पाया जाता है वो आपका जीवमंडल, जहां स्थल मंडल और वायुमंडल मिलते हैं ना, वही जीवमंडल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का घटक नहीं है? तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और चुंबक मंडल। सभी को पता है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों तो आपके जीवमंडल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो है आपका वह चुंबक मंडल जीवमंडल में नहीं आता। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इनके तीनों के मिलने से तो जीवन जो है वो संभव होता है, और वही आपका जीवमंडल होता है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने भी देखा, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। बायोस्फीयर जहां पर तीनों मंडल आपस में संपर्क में आते हैं और जहां जीवन संभव होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कौन जो है वो आपके क्या है? उत्पादक है। तो देखिए, उत्पादक में अगर देखें तो ग्रास जो है वो आपके क्या हो जाएगी? उत्पादक हो जाएगी, है ना। ग्रास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी, बकरी को बाघ खाएगा, ऐसे। तो ये सीक्वेंस चलती रहती है। यानी अगर हम कहें घास का, तो देखिए घास जो है वो किसी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता। घास जो है वो स्वयं अपना उत्पादक खुद होता है ना, यानी खुद प्रोड्यूस करता होता है, प्रोड्यूसर खुद होता है वो। तो घास सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्पादक पूछा है हमसे, तो उत्पादक कौन सा हो जाएगा? हमारा ग्रास। ठीक है।
आई होप समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर कौन बनाता है? देखिए, खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर जो बनाता है वो प्रोड्यूसर बनाता है, उत्पादक बनाता है। घास हमने देखा वो खुद प्रोड्यूसर है, खुद अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो आपके प्रोड्यूसर यानी उत्पादक जो है वो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, आपकी उत्पादक से, जो कि आपकी सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में आप इसको बदलते रहते हैं। तो राइट आंसर आपका बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर आपके उत्पादक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह पोषण स्तर, ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वो आपकी जो एनर्जी फ्लो है, ऊर्जा प्रवाह है, वो कहलाती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण, ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है, यानी सूर्य से उत्पादक, फिर वो सूर्य से उत्पादक करके उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो वो आपकी ऊर्जा प्रवाह कहलाती है, एनर्जी फ्लो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? देखिए, अपघटक पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपका? कवक, हिरण, सिंह या खरगोश? तो आपके ये फंगी है, कवक है, ये आपके क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा। कैसे? देखिए, कवक और जो आपके ये जीवाणुमृत जैव पदार्थ होते हैं ना, उनको क्या करता है? ये विघटित करता है पोषक तत्वों को, यानी मिट्टी में मिलाता रहता है। तो कवक जो है वो आपकी क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा, फंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना आपको, उत्पादक कौन है, अपघटक कौन है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। बहुत ईजी से क्वेश्चन है। वह स्थान जहां कोई जीव रहता है क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहां कोई जीव रहता है वो आपके कहलाता है आवास, हैबिटेट, है ना। जहां पर को अपना विशिष्ट आवास बनाकर वो रहता है, उसे जीवन के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो वहां पर प्राप्त होती हैं, तो वो आवास होता है, हैबिटेट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? देखिए, प्राकृतिक परितंत्र का जो आपके नेचुरल इकोसिस्टम है उसका उदाहरण अगर देखें तो क्या एक्वेरियम है, फसल का खेत है, तालाब है या चिड़ियाघर है? देखिए, पोंड जो है वो आपके प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण माना जाता है। क्यों? क्योंकि तालाब के जल में जो है वो पौधे भी होते हैं, सभी को पता है ना, कवक होते हैं, मछलियां होती हैं और ये कवक होते हैं, मैंने अभी बताया। तो ये जो है वो स्वाभाविक रूप से अपने आप उसके अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, तो वो प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण माना जाता है आपका पोंड, तालाब। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन सा कथन वर्णित करता है? परितंत्र को, इकोसिस्टम को कौन डिस्क्राइब बहुत अच्छे से कर रहा है? पहला है समान प्रजातियों का समूह, दूसरा है जीव और अजैव घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया, या खाद्य श्रृंखला का समूह, या फिर केवल जीवित जीव। देखिए, सबसे अच्छे से जो एक्सप्लेन कर रहा है इकोसिस्टम को वो ये कर रहा है कि जीव और अजैव घटकों के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, वही आपका क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी परितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें जीवित यानी कि बायोटिक और निर्जीव यानी एबायोटिक घटक जो है वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वही आपका परितंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी नीश का अर्थ क्या है? देखिए, पारिस्थितिकी नीश जो है वो आपके अभी हमने पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा, ठीक है, अभी हमारा है इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको पता चल गया। पारिस्थितिकी नीश जहां जीव रहता है, पर्यावरण में किसी प्रजाति का कार्य और उसका स्थान, या फिर समान प्रजातियों का समुदाय या एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र। देखिए, जो इकोलॉजिकल नीश है उसका मतलब होता है स्थान, स्थान नहीं बल्कि ये बताता है कि कोई भी जीव है अपने पर्यावरण में वो क्या भूमिका निभाता है, वो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और जो अन्य जीव है उनके साथ कैसे ये अंतःक्रिया करता है, तो ये आपका इकोलॉजिकल नीश बताता है। तो राइट आंसर आपका रहता नहीं आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में आपका रहता, लेकिन पारिस्थितिकी नीश में वो कहाँ रहता है उसका स्थान मैटर नहीं करता, बल्कि वो क्या खाता है, कहाँ रहता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आपका रहे पर्यावरण में किसी प्रजाति का कार्य और उसका स्थान, है ना। केवल स्थान नहीं हो सकता, लेकिन उससे संबंधित सारी चीजें इसमें आ जाएंगी।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है, टुंड्रा, काई और लाइकेन। दूसरा है मरुस्थल, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां। मतलब ये आपकी वनस्पति है, कौन सी कहाँ की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी विरल वनस्पति। और नेक्स्ट है आपकी घास भूमि, लंबी घासें और शाकाहारी आपकी ये है। देखिए गलत युग्म हमसे पूछा है, मेल नहीं खाता। तो आपके टुंड्रा में अकाई और लाइकेन वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थल में सभी को पता है कांटेदार या कैक्टस जो है मोस्टली वो मरुस्थल में पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है। तीसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है आपकी विरल वनस्पति वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए जो आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उसमें विरल वनस्पति नहीं, उल्टा है, घनी वनस्पति पाई जाती है। विरल तो कहीं कहीं, बिल्कुल भी नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में घनी वनस्पति पाई जाती है। तो सी वाला आपका मेल नहीं खाता है, बाकी सारे आपको ध्यान में रखनी है। ग्रासलैंड में जो लंबी घास होती है और शाकाहारी होती हैं वो मिलती हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपके ऊर्जा पिरामिड में एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण लगभग कितना होता है? ऊर्जा पिरामिड में जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो लगभग जो है वो 10% उसमें अगले स्तर में जाता है। बाकी जो ऊष्मा है उसके रूप में ये नष्ट हो जाती है। तो ऊर्जा प्रवाह के नियम के अनुसार जो हम देखें तो लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर तक जाती है, बाकी ऊष्मा जो बचती है वो नष्ट हो जाती है। तो राइट आंसर आपका 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा बायोम स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बायोम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा बायोम है जहां जमी हुई मिट्टी के लिए वो प्रसिद्ध है? तो जमी हुई मिट्टी के लिए टुंड्रा बायोम है वो पूरे जो है इसमें प्रसिद्ध है। यहाँ पर टुंड्रा में जो है वर्ष भर मिट्टी जो है वो जमी रहती है, जिसमें जिसे क्या कहते हैं, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, फ्रास्ट, परमाफ्रास्ट। यहाँ केवल आपके देखें तो हमने अभी देखा था ना, आपके टुंड्रा में कौन सी देखी थी? लाइकेन देखा था, काई देखी थी, है ना। तो ये वाली वनस्पति यहाँ पर उगती है। तो टुंड्रा वनस्पति जो है वो टुंड्रा बायोम है, वहां पर मिट्टी जो है वो आपकी कैसी होगी? जमी हुई रहती है, वर्ष भर जमी रहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्थलीय बायोम कौन सा है? अभी हमने स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी वाला बायोम देखा, टुंड्रा बायोम था। अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा स्थलीय बायोम कौन सा है? सबसे बड़ा स्थलीय बायोम जो है आपका टैंगा बायोम, ठीक है। इसमें टैंगा लिख रखा है, टैंगा भी इसको बोलते हैं। तो जो कॉर्निफोरस फॉरेस्ट होते हैं ना, वो वाले पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलीय बायोम होते हैं। अगर देखें हम कहाँ कहाँ, तो कनाडा में मिलते हैं, रूस में मिलते हैं, और स्कैंडिनेविया जो वाला क्षेत्र है ना उसके आसपास वाला, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो टैंगा बायोम जो है वो सबसे बड़ा स्थलीय बायोम होता है। नदी परितंत्र में आत्मशुद्धिकरण की प्रक्रिया किससे होती है? तो देखिए नदी जो परितंत्र है उसमें आत्मशुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो आपके डीकम्पोजिशन के द्वारा यानी अपघटन के द्वारा ये होती है। यानी नदी में सूक्ष्म जीव जो है वो आपके जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उससे विघटित ये करते रहते हैं और प्रदूषण तत्व जो है उनको हटाते रहते हैं, जिससे जल जो है वो शुद्ध होता जाता है ना। तो ये आपके नदी परितंत्र में आत्मशुद्धिकरण मतलब अपघटन डीकम्पोजिशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑल एनर्जी रिटर्न्स टू द सन, क्या सारी एनर्जी सन वापस ले लेता है? एनर्जी फ्लोज इन अ साइक्लिक मैनर, तो क्या एनर्जी का फ्लो एक साइक्लिक मैनर में होता है? दोनों ही जो है वो गलत है। एनर्जी का फ्लो कभी भी एक साइक्लिक मैनर में नहीं होता। एनर्जी फ्लोज इन एन डायरेक्शनली मैनर, बिल्कुल एनर्जी का फ्लो जो है वो एक अनडायरेक्शनली मैनर में होता है। प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द चेन, क्या प्रोड्यूसर्स हमेशा जो चैन आती है उसमें टॉप पे आते हैं? तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। देखिए ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो अगर देखें तो एक दिशा में होता है, जैसे सबसे पहले सूर्य आएंगे, फिर उत्पादक आएंगे, फिर उपभोक्ता आएंगे, फिर अपघटक आते हैं। तो ये एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जीव मंडल के जैविक घटकों में क्या शामिल है? देखिए, जीव मंडल के घटक मैंने आपको बताए थे, दो तरीके के होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक के अंतर्गत सारी जीवित चीजें आएंगी, लिविंग थिंग्स आएंगे, जैसे कि आपके ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, सूक्ष्म जीवी जिनको बोलते हैं। तो पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवी जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे। बाकी अगर सारी अगर और देखें, एयर हो गया, वाटर, सॉइल, सनलाइट, मिनरल्स, रॉक, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे, अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की कौन सी गतिविधि जैव विविधता को सबसे अधिक घटाती है? देखिए, सबसे अधिक मानव की गतिविधि जो जैव विविधता को घटाती है वो आपकी, अगर देखें ऑप्शन के हिसाब से, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण से क्या होगा? वनों की कटाई होगी और प्रदूषण बढ़ेगा, और बहुत सारे जैसे कई सारी प्रजातियां हैं, उनके आवास जो है वो छीन लिए जाते हैं, तो इससे बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। तो औद्योगिकीकरण जो है वो जैव विविधता को सबसे अधिक घटाती है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो एक बैलेंस इकोसिस्टम होता है उसमें जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखिए, जो ये डीकम्पोजर्स होते हैं, जैसे अपघटक होते हैं, ये क्या करते हैं, जो मृत जो भी पदार्थ होते हैं उनको क्या करेंगे? विघटित करेंगे। विघटित करने के बाद ये उनके पोषक तत्व उनको क्या करेंगे? मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाएंगे तो परितंत्र जो है वो क्या करेगा? संतुलित बना रहेगा। तो ये पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं कौन? डीकम्पोजर्स। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र असंतुलन का प्राकृतिक कारण नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी विस्फोट बिल्कुल प्राकृतिक कारण है। दूसरा आपका भूकंप, भूकंप भी एक प्राकृतिक कारण है। तीसरा है औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो मानव जनित कारण के अंतर्गत आएगा, प्राकृतिक में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव मंडल रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका मुख्य उद्देश्य है केवल दुर्लभ पशुओं को बचाना, वनों में शिकार को बढ़ाना, दोनों ही गलत हो जाएंगे। मानव गतिविधि के साथ जैव विविधता का भी संरक्षण करना, बिल्कुल। अगर जो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या करते हैं? किसी भी प्रजाति, किसी भी जैव विविधता का करेंगे, संरक्षण करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उनका सतत विकास करेंगे। 3 इनके महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बायोस्फीयर का। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है आपके नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1986 में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही मेल खाता है? ठीक है, तो पहला है गल्फ ऑफ मन्नार राजस्थान, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है नंदा देवी उत्तराखंड, बिल्कुल नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अब क्या है ये नंदा देवी? नंदा देवी जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और एक और चीज इसके बारे में महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है, जो नंदा देवी है ये यूनेस्को विश्व विरासत में भी शामिल है। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है ये, तो ध्यान में रखना है नंदा देवी के बारे में, उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल रिजर्व की संरचना का भाग नहीं है? तो आपके बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा भाग नहीं है? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कोर जोन जो कि मुख्य क्षेत्र है, दूसरा है बफर जोन, परिवर्तित क्षेत्र, तीसरा है ट्रांजिशन जोन यानी संक्रमण क्षेत्र, है ना। तो ये 3 जोन में जो है बायोस्फीयर रिजर्व को डिवाइड किया गया है। लेकिन आपके अगर देखिए वन विभाग क्षेत्र, फॉरेस्ट डिवीजन जोन इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, 3 भागों में इसको बांटा गया है। रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी दी जाती है? देखिए, रेड डाटा बुक में जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी जानकारी दी जाती है। रेड डाटा बुक में जो भी विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके बारे में इसमें पता चलता है रेड डाटा बुक से। और ये कौन प्रकाशित करता है? IUCN। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संकटग्रस्त प्रजाति है? तो भारत का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो आपकी अति संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आती है, और ये मोस्टली अगर देखें तो राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव गतिविधि सबसे अधिक आवास विनाश का कारण बनती है। देखिए, आवास विनाश का कारण अगर जो बनती है वो बनता है आपका शहरीकरण की वजह से। शहरीकरण जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आवास है उनको क्या करता है, नष्ट करता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इजी से हैं। अगला है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित आपका CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो आपका जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। और इस पर हस्ताक्षर जो किए गए थे वो रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, तब इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित ये है। अगला है, जीवमंडल रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। दे प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम, क्या ये पूरे इकोसिस्टम की रक्षा करते हैं। अगला है, दे इंक्लूड ह्यूमन सेटलमेंट, तो उनमें इंसानी बस्तियां जो है वो शामिल हैं। थर्ड है, दे अलाउ सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, वे सस्टेनेबल रिसोर्स के इस्तेमाल की इजाज़त क्या देते हैं। और लास्ट है हमारा, दे प्रोहिबिट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव हमारा डी वाला है, बाकी तीनों तो सही है। तो ये क्या सभी इंसानी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीवमंडल रिजर्व में मानव गतिविधियां निषेध नहीं होती बल्कि संरक्षण के साथ ये सतत उपयोग की अनुमति देती है, ठीक है। तो राइट आंसर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वाष्पिक तापन में सबसे अधिक योगदान देती है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान जो गैस देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड देती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगी, जो भी जीवाश्म ईंधन है उनको जलाने से ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, तो सबसे अधिक योगदान आपकी कार्बन डाइऑक्साइड देगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस कारण से होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो होता है आपके, बहुत सारी गैसें मैंने आपको बताई थी, उन गैसों के जो आपके ऊष्मा का अवशोषण के द्वारा जो है आपके ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी थी, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। CO2 थी, CH4 थी, उसी के साथ में N2O थी, मीथेन थी। तो बहुत सारी गैसें थी जो कि पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो वायुमंडल में एक ऐसे फंसती है और फिर जो है जिससे क्या होगा, वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस पर प्रभाव। तो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होने की वजह से आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। ओजोन परत की क्षरण के समय मुख्यतः कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार होती है। तो देखिए, ओजोन परत के क्षरण के समय जो गैस जिम्मेदार होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, CFCS जिसको बोलते हैं। तो ये गैस जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है, यानी CFC गैस जो है वो समताप मंडल में पहुंचती है तो ये क्या करती है, ओजोन को तोड़कर क्या करेगी, ऑक्सीजन में बदल देती है। तो ओजोन परत के क्षरण में कौन गैस जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया था। देखिए, ओजोन परत की रक्षा के लिए जो बनाया गया था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो कि 1987 में जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो अन्य हानिकारक गैसें हैं उनका उपयोग जो है वो कम किया जा सके। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, 1987 में ये आया था। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, सतत विकास का सर्वोत्तम उदाहरण अगर देखें तो आपके भूजल का अत्यधिक दोहन नहीं होगा, सौर व पवन ऊर्जा का उपयोग, ठीक है। सतत विकास मतलब कि यूज ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी सौर और पवन ऊर्जा का नवीनीकरणीय संसाधन के रूप में यूज करना, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना इसका विकास जो है वो संभव कर सके। तो सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग, ये सौर और पवन ऊर्जा क्या है, नवीनीकरण संसाधन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, ठीक है। तो भू रासायनिक चक्र अगर कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र या फास्फोरस चक्र। देखिए, आपका फास्फोरस जो चक्र है वो मुख्यतः क्या, स्थलीय और जलीय मंडलीय होता है, लेकिन ये गैसीय अवस्था में नहीं होता है फास्फोरस ये चक्र, ठीक है।
तो डी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्थलीय होता है और जैवमंडलीय होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मानव गतिविधि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक बढ़ाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो आपकी मानव गतिविधि है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी वनों की कटाई। हमने देखा था वनों की कटाई से जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा क्या करेगी, बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और जो आपके इससे क्या होगा, बहुत सारी परेशानी देखने को मिलती है। तो वनों की कटाई जो है वो मानव गतिविधि है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र सबसे स्थायी होता है? तो सबसे स्थायी परितंत्र जो होता है वो आपका होता है वन परितंत्र। ठीक है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वो सबसे स्थायी होता है क्योंकि जो आपकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऊर्जा का प्रभाव भी वहाँ संतुलित रहता है, जिस वजह से ये स्थायी बना रहता है क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक सोचो स्थानीय कार्य करो का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वैश्विक सोचो, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो ये जो है ये कार्यक्रम, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपके पर्यावरण नैतिकता से संबंधित है, एनवायरमेंटल एथिक्स से संबंधित है। इसके अंतर्गत वैश्विक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय स्तर है उन पर कदम उठाना, आगे बढ़कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की जो है योजना अपनाना, तो एनवायरमेंटल एथिक्स नैतिक पर्यावरण नैतिकता के सिद्धांत पर ये शामिल है। वैश्विक सोचो, स्थानीय कार्य करो, एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन शब्द का अर्थ सभी को ही पता है कि जीव और पर्यावरण के बीच में जो गतिशील संतुलन होता है वही आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी जीव और पर्यावरण के बीच में एक स्थिर और गतिशील जो सामंजस्य बना रहता है वही आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जहां हर घटक अपनी भूमिका निभाता ही निभाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट यहाँ पर ज्योग्राफी के। फिर भी अगर कोई टॉपिक बचता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। जिसका 1 तारीख को पेपर है उसके लिए मैं कल एक और वीडियो डाल दूंगी ताकि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो और कोई भी पोर्शन आपका बचे ना। फर्स्ट पेपर को भी मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ रिवाइज कर लेना है, कहीं आप सब्जेक्ट को लेके ही चलते रहें और फर्स्ट पेपर आपका छूट जाए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कौन सा पोर्शन आपका बच गया है, वो मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।